नमस्कार और जय हिंदी। साहित्य बैराज पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और थंबनेल से आपको आइडिया लग ही चुका होगा कि आज हम किस विषय पर बात करेंगे। ईरान ईरान अभी रिसेंट कुछ डेज़ में, यानी कि पिछले साल के अंत से और अभी यानी रिसेंटली कुछ दिनों में इतने सारे न्यूज़ वहाँ से आ रहे हैं कि इतने लोग मारे गए, इस प्रकार की वहाँ पर वायलेंट एक्टिविटीज़ हो रही हैं, वहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहे हैं। तो आज हम कोशिश करेंगे कि इस वीडियो के माध्यम से सारी चीज़ें कवर करना कि क्यों ईरान में इतने इस तरह के प्रोटेस्ट हो रहे हैं और इनके पीछे की क्रोनोलॉजी क्या है, कौन कौन से फैक्टर्स इसके रिस्पॉन्सिबल हैं। तो अगर हम शुरुआत से स्टार्ट करें तो सबसे पहले मैं ईरान के बारे में आपसे कुछ थोड़ी बहुत बातें करूँगा। ईरान जो था ना, अभी ईरान जो है वो एक थियोक्रेट कह सकते हैं, गवर्नेंस उनके यहाँ चल रहा था। तो थियोक्रेटिक रूल क्या होता है, मैं उस पर थोड़ी बहुत आपको बताऊँगा कि थियोक्रेटिक रूल वो होता है जहाँ पे कोई उसका हिंदी में उसका अर्थ होता है धर्मतंत्र, यानी कि पर्टिकुलर जो वहाँ की रिलीजन होगी वो वहाँ पे सुपीरियर मानी जाएगी और उस रिलीजन के अकॉर्डिंगली जो भी पीपल उस रिलीजियस सुपीरियरिटी के होंगे वो वहाँ के सुप्रीम लीडर माने जाएंगे। फॉर एग्जांपल जैसे अभी ईरान में वहाँ के सुप्रीम लीडर के तौर पे हैं अयतुल्ला खमीनी। तो अयतुल्ला खमीनी जो थी वो रिलीजियस रूप से ही पूरी कंट्री को रूल करेंगे, यानी इस्लामिक जो भी रूल्स हैं जैसे सरिया और जो भी सारी चीज़ें उनकी होती हैं। तो ईरान के भी जो प्रेसिडेंट है वो जो मसूद पेजेस्कियान, वहाँ पे एक कहने के लिए ही प्रेसिडेंट है। बाकी जो सारे वहाँ पे मिलिट्री हो गया, वहाँ पे मॉस्क हो गया, वहाँ पे इकोनॉमिक हो गई, वहाँ पे फॉरेन रिलेशन हो गया, ये सारी चीज़ें जो हैं अयतुल्ला खमीनी ही कंट्रोल करते हैं। ये होती है एक थियोक्रेटिक सोसाइटी की और थियोक्रेटिक कंट्री की और थियोक्रेटिक रूल का एक एग्जाम्पल। आप मोनार्की जानते होंगे जहाँ पे एक डायनेस्टी जो थी वो रूल करती हुई आ रही थी। अभी हम आएंगे कि ईरान में भी कौन सी मोनार्की कौन सी डायनेस्टी रूल करती थी और उन्हें क्यों एग्जाइल करना पड़ा, वहाँ से क्यों शिफ्ट करना पड़ा खुद को किसी और देश में, तो उससे बात करेंगे। तो सबसे पहले हम प्रोटेस्ट पे आते हैं कि ईरान में प्रोटेस्ट हो क्यों रहे हैं। तो देखिए, ईरान में प्रोटेस्ट होने के कई सारे कारण हैं। स्पेशली वन ऑफ द मेजर रीज़न वहाँ पे ये है कि करेंसी इकोनॉमिकली कोलैप्स हो रहा है। ईरान इकोनॉमिकली कोलैप्स होने के पीछे बहुत सारे फैक्टर्स हैं। सबसे पहले तो आप इस क्रोनोलॉजी को समझिए कि जो ईरान अभी का जो ईरान है ना, उस पर इनॉर्मस सेंक्शंस, आप जितने सेंक्शंस आप सोच नहीं सकते उतने सेंक्शंस लगे हैं। रिसेंटली रसिया ने उसको सरपास कर दिया सेंक्शंस के मामले में। रसिया पर दुनिया का सबसे ज़्यादा सेंक्शन लग चुका है। अब जो ईरान है ना, ईरान में जो वहाँ की करेंसी है, यानी कि जो ईरानियन रियाल है, वो लगभग $1 ईरानियन रियाल जो हो चुका है वो 9 लाख, ऑफिशियल रेट में बता रहा हूँ, 9 लाख ईरानियन रियाल के बराबर। यानी आप इमेजिन करके देखिए कि $1 हमारी इंडियन करेंसी में अगर आप उसका कंपेरिजन करें तो ऐसा टाइम आना जहाँ $1 जो था वो कितना हो जाए, 80 रुपये, अभी 88 रुपये चल रहा है, लेकिन $1 हमारे इंडियन रुपीज़ यानी कि 9 लाख के बराबर हो जाए। उनकी करेंसी की हालत इस प्रकार से हो चुकी थी। दूसरा इसमें था कि और जो ब्लैक मार्केट का रेट है ना वो तो भूल जाइए, 14 लाख के करीब या 15 लाख के करीब वहाँ पे है। तो सबसे पहला इसमें रिवॉल्यूशन और यहाँ पे प्रोटेस्ट होने का सबसे बड़ा कारण था इकोनॉमिकली कोलैप्स हो रहा है ईरान, और उसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल था उसकी करेंसी गिरना, उसकी इकोनॉमी गिरना। दूसरा था कि जो मिलिट्री कन्फ्रंटेशन हो रहा था ना उसका ईरान और इसराइल और यूएस के साथ जो वो कन्फ्रंटेशन में थे, जो इनके बीच में अभी इसी पिछले साल के जून में, यानी कि 2025 के जून में ही 12 दिनों के लिए जो ऑपरेशन लॉन्च किया गया था, ऑपरेशन राइजिंग लाइन। तो आप सोच सकते हैं कि जो भी इनका मिलिट्रीली कन्फ्रंटेशन होना यूएस और इसराइल और यूरोप के और वेस्टर्न के अलाइज के साथ ही साथ इनकी जो करेंसी थी इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा कोलैप्स हो रहे थे। सबसे बड़ा कोलैप्स होने का कारण यह था कि भाई इनके ऊपर बहुत सारे सैंक्शंस लगे हैं। जो भी G7 की कंट्रीज़ हैं और भी अदर कंट्रीज़ जो थी उनको बैंकिंग सिस्टम से बाहर कर देना, इनके लिए इंश्योरेंस सेक्टर बंद कर देना, इनके लिए शिपिंग की चीज़ें बंद कर देना, इनसे कोई तेल ना खरीद पाए, इनसे कोई सारी ये कुछ बेच ना पाए, ना किसी से इंपोर्ट कर पाए। तो सबसे बड़ा ये इनके यहाँ बहुत बड़ा रीज़न के तौर पर देखा गया। दूसरा कि ऑल ऑफ सडन जो ईरान की करेंसी थी और इकोनॉमिक कोलैप्स क्यों होने लगा, तो अगर आप पिछले 6 से 1 साल के अंदर अगर आप क्रोनोलॉजी देख रहे होंगे और वीडियोज़ को अगर आप न्यूज़ देख रहे होंगे तो आपको पता होगा कि पिछले साल यानी कि जून में मैंने बताया कि अभी ऑपरेशन राइजिंग स्टार लॉन्च किया गया था किसके द्वारा, इसराइल के द्वारा। अब राइजिंग लायन है ना, इस पर भी मैं आऊँगा कि जो लायन इसमें क्यों यूज़ किया है, क्योंकि जो ईरान की प्री इस्लामिक रिवॉल्यूशन के पहले जो झंडा था उसमें उसके सेंटर में जो था एक लायन था, ठीक है। और पोस्ट इस्लामिक यानी कि इस्लामिक रिवॉल्यूशन के बाद उस झंडे को हटाकर और अभी का जो ईरान का झंडा है वो आ गया। तो इसराइल के द्वारा 12 दिनों तक जो लॉन्च किया जाता है ऑपरेशन राइजिंग लायन, वो एक बहुत बड़ा रीज़न है। उसके बाद इनकी करेंसी का जो डिक्लिनेशन हुआ वो 60% हो गया, फिर धीरे धीरे 30% और घटा। मतलब आप समझ सकते हैं कि इनको एक तरह से आइसोलेट कर दिया गया। उसके बाद इनके ऊपर अटैक्स करना, इनकी सबसे बड़ा रीज़न अटैक करने का देखिए ये भी है क्योंकि ये दे आर ट्राइंग टू गेट इनटू द न्यूक्लियर थिंग, ठीक है। और यूएस नहीं चाहता कि दुनिया में 9 जो देश हैं जिनके पास वही न्यूक्लियर पावर है, उनके अलावा और भी ऐसे देश आए जो न्यूक्लियरली आपको सुपीरियर माने। क्योंकि आप समझिए कितना भी कोई एडवांस हो जाए, अगर किसी के पास न्यूक्लियर पावर है तो वो कंट्री किसी से दब नहीं सकती। जैसे नॉर्थ कोरिया का एग्जांपल ले लीजिए।
कोई भी देश कितना भी कुछ कर ले, लेकिन उसके पास क्या है, न्यूक्लियर पावर, न्यूक्लियर बॉम्ब है, तो वो कुछ नहीं, उसके ऊपर कितना भी आप सैंक्शन डाल दे लेकिन आप पे अटैक कोई नहीं करे। और ईरान के ऊपर ये सबसे बड़ा थ्रेट था कि भाई उसको सर्वाइवल के लिए बहुत बार चैलेंज करना, कुवैत वगैरह हो गया, बाकी आसपास के इलाकों से, गल्फ की कंट्रीज़ के साथ। तो सब देखिए, करेंसी के फॉल होने के लिए मैंने बताया कि जो ये कंटिन्यूस बेसिस पे यूएस और उसके अलाइज यानी इजराइल और यूएस के उनके साथ कन्फ्रंटेशन होना, ये एक सबसे बड़ा कारण था उसका, जो फॉर्दो में आपने देखा होगा कि B2 बॉम्बर से किस तरह से उस पर अटैक करना और बाकी सारी चीज़ें। तो आप इस चीज़ों में आप समझेंगे ना कि प्रोटेस्टर्स जो हैं वो उनके लिए सबसे बड़ी लाइबिलिटी उनके पेट हो चुका है, ठीक है। आप खुद देखिए जो प्रोटेस्ट करने वाले हैं ना, उसमें मतलब ये प्रोटेस्ट पिछले साल 28 दिसंबर को स्टार्ट हुआ, लेकिन उससे पहले जो था ना, वो बाजार के जो बिजनेसमैन थे, जो छोटे छोटे बिजनेसमैन थे, वो पहले ही बाइकआउट कर रहे थे। इसमें लेबर क्लास बहुत ज़्यादा है, इसमें बिजनेसमैन जो है वो बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, इसमें जो मिडिल क्लास है, क्योंकि भाई करेंसी की वैल्यू बहुत ज़्यादा गिर चुकी है। उसके बाद अगर आप किसी भी चीज़ को खरीदना चाहें तो बहुत ज़्यादा हाई प्राइस पे उसको मिल रहा है। तो मिडिल क्लास एक टाइम पे वार झेल सकता है, जो आम लोग हैं वो वार झेल सकते हैं। और इन्होंने दिखाया, जून में अटैक होने के बावजूद भी दैट डिडंट गो अगेंस्ट द रिजीम, गवर्नमेंट के अगेंस्ट नहीं गए। लेकिन फिर उसके बाद जब इनके पेट पे पड़ी कि भाई अब हमसे नहीं, वी कांट सर्वाइव, तो मैं टाइमलाइन देख रहा था 28 तारीख को, ये पिछले साल 28 दिसंबर को ये रिवोल्यूशन स्टार्ट हुआ, मतलब प्रोटेस्ट जो था स्टार्ट हुआ। फिर उसके बाद 1 तारीख, 3 तारीख को 11 लोगों की मृत्यु हो गई, 9 तारीख को 500 लोगों की मृत्यु ऑफिशियली है इसमें, जिसमें से 140 या 45 वहाँ के जो गार्ड्स हैं और मिलिट्री पर्सनल है वो मरे हैं। अब कल की घटना यानी 11 और 12 तारीख को ऐसे बताया जा रहा है कि लगभग 2000 से लोग अधिक मारे गए। ईरान के जो ऑफिशियल्स हैं और वहाँ की जो गवर्नमेंट है उसके द्वारा ये ऑर्डर आ गया कि भाई इन पे ओपन फायरिंग कर दो, क्योंकि प्रोटेस्टर्स हटने वाले हैं नहीं। वहाँ पे इंटरनेट बैन कर दिया गया, इंटरनेट को काट दिया गया है, क्योंकि किसी भी दुनिया के बाहरी देशों से इन्फ्लुएंस होकर लोग बहुत ज़्यादा। और इसमें मैं बात करूँगा कंस्पिरेसीज़ की, जो कयास लगाए जा रहे हैं कि किस प्रकार से यूएस का और इजराइल की एजेंसीज़ का इसमें इन्वॉल्वमेंट रहा है। तो बहुत सारी, मतलब 2000 तो ऐसे बाहर आए कि मतलब लोग जान रहे हैं कि 2000 लोग मर रहे हैं, लेकिन इसे भी नंबर्स कैंट भी बहुत ज़्यादा डिफर हो सकते हैं, जो मैं बता रहा हूँ आपसे, क्योंकि जो रिजीम है ना वो इस्लामिक रिजीम है। और आप समझिए कि इस्लामिक रिजीम काइंड ऑफ ऐसा है कि अगर आप उसके खिलाफ जाएंगे तो वर्स्ट टू वर्स्ट केस में आपके साथ जो हो सकता है वो आप इमेजिन कर लीजिए आपके साथ क्या होगा। ये था ईरान का पूरा केस। अब मैं इसके थोड़े हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में जाना चाहूँगा कि अगर जो ये अभी की गवर्नमेंट है यानी अयतुल्ला खमीनी की जो गवर्नमेंट है, अगर ये चली जाती है तो किसकी गवर्नमेंट आएगी और क्या हिस्ट्री में रहा है, मैं उसके कोरिलेशन आपके सामने रखूँगा। तो मैं चल रहा हूँ मिड 80s और 90s में, यानी कि 1979 में जो इस्लामिक रिवोल्यूशन हुआ, सबसे पहले ईरान के अंदर इस्लामिक रिवोल्यूशन होता है, जिसके बाद जो ईरान था ना उस पर एक पहलवी जो डायनेस्टी थी, जो पहलवी मोनार्की चलता था, और पहलवी जो फैमिली थी वो इस पर रूल करती थी, ठीक है। उस पहलवी फैमिली के कंट्रोल के अंदर जो पहलवी फैमिली राज करती थी वो प्रो यूएस मानी जाती थी। वन ऑफ द ये भी रीज़न है ईरान पे अटैक और ईरान पे अराजकता जो फैल रहा है ईरान के अंदर, वो कारण यह भी है कि ईरान की जो करेंट गवर्नमेंट यानी अयतुल्ला खमीनी की जो सरकार है वो प्रो यूएस नहीं है। क्यों? क्योंकि ये चाह रहे हैं खुद को ग्रो करना, न्यूक्लियर की इनकी पॉलिसी ऐसी है, यूएस उसके कन्फ्रंटेशन में आता है कि भाई आप ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन है बनाया गया दुनिया में कि भाई अब कोई देश न्यूक्लियर वो एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकता। तो 1979 में इस्लामिक रिवोल्यूशन होता है जिसमें जो पहलवी फैमिली थी उसको हटा दिया जाता है शासन से। अब पहलवी फैमिली को हटाया क्यों जाता है? क्योंकि जो अयतुल्ला खमीनी थे वो इतने ज़्यादा इस्लामिक आदमी थे और खुद को इस्लामिक स्कॉलर इस तरह से पोर्ट्रे करते थे। उनके हिसाब से जो भी देश में हो रहा था वो बहुत ही ज़्यादा गलत हो रहा था थ्रू इस्लामिक कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से। जैसे मैं बता रहा हूँ, जो पहलवी फैमिली थी उन्होंने वुमेंस को वोटिंग के राइट दे देना, पहलवी फैमिली थोड़ा बहुत लिबरलाइजेशन ग्लोबलाइजेशन करना अपने कंट्री के अंदर, और वुमेंस को कई तरह और भी तरह की कार ड्राइविंग की वो कर देना कि भाई आप कर सकती हैं, वोटिंग के राइट्स दे देना, और थोड़े बहुत वुमेंस को पब्लिकली घूमने और वो हिजाब हटाकर बाकी सारी चीज़ों के लिए थोड़े बहुत उन्होंने रिलैक्सेशन दे रखे थे, जिसके कारण प्रो यूएस की गवर्नमेंट थी। ऑयल रिफाइनरी से ऑयल होता था और भी सारे देशों में एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट किया जाता था। लेकिन जब इस्लामिक रिवॉल्यूशन हुआ, अयतुल्ला खमीनी एक बहुत बड़े उसके तौर पे निकल कर आए, खुद को सामने लाया, और उसके बाद 1979 के बाद से लगभग 43 और 44 साल और लगभग 48 साल हो गए, और 47 और 48 ईयर, जिसके बाद लगातार अयतुल्ला खमीनी जो कि थियोक्रेटिक रूल के तहत अपने आप को वहाँ पे सुप्रीम लीडर के तौर पे खुद को इस्टेब्लिश करके आए। और जो अयतुल्ला खमीनी है उनकी एज भी लगभग 84 ईयर्स के करीब हो चुकी है। तो जो पहलवी फैमिली थी उनको एग्जाइल कर दिया गया, अपने देश से हटा दिया गया 1979 के बाद जब इस्लामिक रिवॉल्यूशन हुआ। उसके बाद बनता है इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान, ठीक है। और इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान के सुप्रीम लीडर के तौर पे आते हैं अयतुल्ला खमीनी, और वहीं सारे रूल्स एंड रेगुलेशन, उनका सारा फाइनेंस पे कंट्रोल, मिलिट्री पे कंट्रोल, उसके अलावा डिफेंस पे कंट्रोल, हर एक चीज़, फॉरेन अफेयर, एवरीथिंग इन द कंट्री हैज बीन कंट्रोल्ड बाय द सुप्रीम लीडर। अब जो पहलवी फैमिली थी ना, अब इन्होंने, अब जब ये सारे प्रोटेस्ट हो रहे हैं, इन्हीं के बीच उनके जो
क्राउन प्रिंस थे यानी कि रेजा पहलवी, वो सामने आते हैं और कहते हैं कि आई एम रेडी टू कम बैक इनटू द ईरान एंड रूल द गवर्नमेंट। जो अपोजिशन है ईरान में अभी, वो भी चाह रही है कि जो रेजा फैमिली थे वो आएँ और वो इस पर रूल करें। तो ये अभी वहाँ के लोगों की मांग है। देखिए रेजा फैमिली जो मोनार्की ही थी, मोनार्की आएगी, वो चाहते हैं डेमोक्रेसी, बहुत सारे लोग वहाँ पर। यूएस भी चाहता है कि डेमोक्रेसी हो, क्योंकि डेमोक्रेसी के साथ खिलवाड़ करना बहुत ही आसान है यूएस के लिए, क्योंकि उनकी जो एजेंसीज हैं, उनके जो लोग हैं, उनके पास बहुत सारा पावर है, पैसा है। अब बात आती है अयतुल्ला खमीनी के पास क्या ऑप्शन बचता है। तो अयतुल्ला खमीनी को ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि उनके पास मॉस्को का एक दरवाज़ा हमेशा खुला रहता है, वो कभी भी रसिया की तरफ जा सकते हैं। अगर प्रोटेस्टर्स इस लेवल पे उग्र हो गए और आर्मी रिवोल्यूशन बढ़ गया इस प्रकार से, आर्मी अगर रिवोल्ट कर देती है, तो अयतुल्ला खमीनी अपने आप को सेव करने के लिए यूएस चले जाएंगे, मतलब रसिया चले जाएंगे, मॉस्को में। और जैसे कि मॉस्को में जो सीरियन रूलर थे, सीरिया के जो डिक्टेटर थे बशर अल असद, पिछले साल यानी दिसंबर 2024 में भी वो रसिया में ही चले गए, मॉस्को चले गए थे, जब वहाँ पे जो वहाँ की मिलिट्री थी और यूएस गवर्नमेंट के अंडर वो सारी चीज़ें उनके साथ हुई। यह भी है कि ट्रम्प के द्वारा ये बार बार कहना है कि हम ईरान पर अटैक करेंगे, ईरान पर ऐसी सारी चीज़ें करेंगे, जिसके बाद ईरान, हम चाहते हैं कि रिजीम चेंज हो जाए। तो ये दिखाता है कि जो प्रो यूएस सेंटिमेंट्स वहाँ पे बिल्ड कराना चाह रही है यूएस। इसके पीछे देखिए इकोनॉमिक एस्पेक्ट तो है ही उनका, क्योंकि ईरान के पास सबसे बड़ा नेचुरल गैस का रिसोर्स है, रिजर्व है, सबसे बड़ा नेचुरल गैस का रिजर्व है, उन पर वो कंट्रोल चाहना। और देखिए जो यूएस की जो एजेंसीज़ हैं और यूएस जो स्पेशली, अगर जहाँ कहीं भी उसे अपने रिजीम और उस पर थ्रेट लगता है, तो वो हमेशा इंटरवीन करती है। हमने बहुत सारे एग्जांपल देखे, बांग्लादेश में, श्रीलंका में, नेपाल में भी क्या हुआ, पाकिस्तान में क्या हुआ इमरान खान के साथ। तो यूएस नहीं चाहेगा कभी किसी भी तौर पे कि उसके अगेंस्ट में कुछ काम हो। तो ये था सारा डाटा। अभी मैं इस पर एक और चीज़ पे आऊँगा कि जो भी लेफ्टिस्ट और लिबरल लोग थे जो बार बार आवाज़ उठाते थे गाजा फ़लस्तीन के बारे में, कि फ़लस्तीन में क्या हो रहा है, इतने लोग क्यों मारे जा रहे हैं, गाजा में क्या हो रहा है, उनके जो मुस्लिम ब्रदरहुड और मुस्लिम भाईचारा उनका था, अब कहाँ चला गया भाई? आप लोग बोल क्यों नहीं रहे? कहाँ हैं सारे लोग? अरफा खानूम से लेके मतलब रवीश कुमार, ध्रुव राठी, सारे के सारे कहीं नहीं दिख रहे। क्यों? अब नहीं बोलेंगे? कम से कम 50 से अधिक मॉस्क को गिराया गया वहाँ पे ईरान में अभी रिसेंटली। 2000 से अधिक लोग मारे गए एक दिन के अंदर, ओपन फायरिंग के अंदर। तो ये सारे लोग अभी दिखेंगे नहीं, क्योंकि ये सेलेक्टिव होते हैं अपने प्रोपेगेंडाज के रिकॉर्डिंग। तो अभी ये लोग कोई नहीं बोलेगा, फ़लस्तीन को लेकर इनके बहुत राग छूटते थे, लेकिन अभी ईरान में जो हो रहा है उसके प्रति यूएस को कोई नहीं बोला। क्यों? क्योंकि इनको पैसा आ कहाँ से रहा है? हवाला का पैसा, सारा पैसा इनके पास आ कहाँ से रहा है? तो ये है मेरा जो इस पूरे वीडियो का कंक्लूजन ये था कि अभी जो ईरान में चल रहा है, मे भी हो सकता है रिजीम चेंज हो, क्योंकि यूएस इस प्रकार से इंक्रोचमेंट करने के फिराक में है, जो अभी वेनेजुएला में उसने किया, बांग्लादेश में जो अभी हुआ, वहाँ पे यूनिस की सरकार आई, पाकिस्तान में जो सब इमरान खान को जेल में डालकर, नेपाल में किस प्रकार से डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को हटा दिया गया, और श्रीलंका में क्या हाल हुआ। तो यूएस विल नेवर वांट कि वहाँ पे उसके अगेंस्ट काम करने वाली चीज़ें हों। तो यूएस हमें कभी नहीं चाहेगा कि मिडिल ईस्ट में, साउथ एशिया में स्टेबिलिटी आए, जिसके कारण वो लोग अगर सुपीरियर हो जाएंगे तो हमारी थ्रेट को खतरा है। बाकी ये रहा आपके सामने जो भी ईरान में अभी चल रहा है। और आप क्या सोचते हैं ईरान के बारे में, ईरान के लोगों के बारे में, ईरान में क्या होना चाहिए, आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो डू लाइक, शेयर और सब्सक्राइब, और अपने दोस्तों में शेयर करिए जो जियो पॉलिटिक्स और इस प्रकार की इंटरनेशनल रिलेशन में इंटरेस्ट रखते हैं। धन्यवाद।